हेलो दोस्तों, मैं आशीष पंचाल आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस एग्जाम अड्डा में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको जो है अक्टूबर माह का में जो पॉलिटी से संबंधित जो करंट न्यूज थी वो हमने कराया था आपको। तो आज हम लोग नवंबर माह के करंट अफेयर को देखेंगे, वो भी पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसे हम भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के तहत जो भी घटनाएं होती पूरे मंथ के अंतर, उन सभी को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आज हमने जो है नवंबर माह का जो करंट अफेयर आपके सामने है, और इसमें भी जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे वो सारे फैक्ट आपको डाले गए हैं, ठीक है ना। तो जैसे विजन आईएसपीटी 365 को कवर करता है, वैसे तो इम्पोर्टेंट फैक्ट डालते हैं, तो वैसे हमने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट डालने की कोशिश की है। तो चलते हैं क्लास की तरफ, करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। तो सबसे पहली बात यह है कि आप जो है प्रस्तावना खूब पढ़े होंगे। प्रस्तावना में आज जिक्र किया गया है, ये एक क्वेश्चन है कि जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे उन्हीं पर टिप्पणी की गई है। आपको मैं बता दूं कि चर्चा में क्यों था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्टर बलराम सिंह बनाम भारत संघ मामला आया 2024। इस मामले में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को शामिल करने के लिए इन्होंने चुनौती दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया पूरी तरीके से। क्या है मामला, देखते हैं आगे। तो याचिका में क्या तर्क दिया गया है, तो याचिका में जो तर्क दिया गया है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अब याचिका में जो तर्क है वो संविधान द्वारा प्रस्तावना अपनाने की जो तारीख थी वो 26 नवंबर 1949 थी के समय में शब्द मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। इन्होंने ये कहा कि जब संविधान बना हुआ था, संविधान बनने में ये दो शब्द नहीं लाए गए थे, इसको बाद में क्यों लाया गया। ठीक है, ये तो संविधान की मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। तो इस बात की टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अब खारिज के बाद उसने क्या निर्णय दिया, ये चीज़ देखते हैं। इसके अतिरिक्त शब्द जोड़ना संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है, इन्होंने ये चीज़ कहा। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 के बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले हम बात करेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 क्या कहलाता है। आपको सबसे पहले मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, सब बहुत बार क्वेश्चन आया पेपर में, लघु संविधान कहते हैं। और आपको बता दें 40 अनुच्छेद और 7वीं अनुसूची में संशोधन हुआ है। ठीक है, 40 अनुच्छेदों में जो है संशोधन हुआ है, और 7वीं अनुसूची में भी इसके द्वारा संशोधन हुआ है। आपको पता है इसके द्वारा जो है करीब 14 नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं और 2 भागों को भी जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 याद रख लेना इसमें। इसके बाद आगे हम और एक बात करेंगे कि जो राष्ट्र की एकता दी गई थी जब संविधान बन रहा था, तो उसकी जगह पर आगे चल के इसका संशोधन करके राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक, इसके बाद आपको बता दें 7वीं अनुसूची में शामिल कुछ विषयों में जैसे राष्ट्र सूची से हटाकर समवर्ती सूची किया गया। अब इस समवर्ती सूची अगर किया गया है तो इसमें कौन कौन से जो है जो विषय होते हैं उनको शामिल किया गया, जैसे शिक्षा है, वन है, वन्य जीव है, और पक्षियों का संरक्षण है, भार है, माप है, न्याय का प्रशासन है, सभी न्यायालयों का गठन और संगठन है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर। ठीक है, इसके बाद आपको बता दें कि आपातकाल, आप आपातकाल के बारे में देखेंगे कि आपातकाल राष्ट्रपति को न केवल पूरे देश में बल्कि देश के किसी एक विशेष भाग में आपातकाल घोषित करने के लिए अधिकृत करने हेतु 352 में संशोधन किया गया था इसी के द्वारा। इसके बाद आपको बता दें राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत होते हैं, जो डीपीएसपी होते हैं, जो राज्य को कर्तव्य सौंपे जाते हैं, उनमें शामिल अनुच्छेदों में कौन कौन से इसके माध्यम से अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले 39A, बहुत बार पेपर में आता रहता है, तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता देने हेतु अनुच्छेद 39B जोड़ा गया, 39A जोड़ा गया। इसके बाद आपको पता है अनुच्छेद 39 भी जोड़ा गया इसी द्वारा, आगे और भी बढ़ाए गए। बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर सुनिश्चित करने हेतु 39 जोड़ा गया, 39A जोड़ा गया। इसके बाद आगे चलेंगे, अगला तीसरा है हमारा जो है 43A भी जोड़ा गया। अब 43A में क्या क्या चीज़ें देखो, सबसे पहले है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिक और कामगारों की भूमिका का वर्णन करना। इसके बाद 48A भी जोड़ा गया
अनुच्छेद पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार एवं वन और वन्य जीवों की संरक्षण के बारे में जानकारी दी गई। अब दो नए भागों में कौन कौन से भाग जोड़े गए? दो नए भाग कौन से हैं? भाग आपका चौथा ए है, जिसे हम मौलिक कर्तव्य के रूप में जानते हैं। फिर इसके बाद एक भाग और जोड़ा गया XIVA, ठीक है, जो प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना के बारे में भी हमें जिक्र करता है। आगे चल के हम बात करेंगे एससी के क्या निर्णय रहे, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत जरूरी है देखना। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में क्या कहा है कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत अपने संविधान शक्ति का प्रयोग करते हुए अनुच्छेदों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी प्रावधान को जोड़कर या परिवर्तन करके या निरस्त करके संविधान में संशोधन कर सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये भी माना कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति का जो विस्तार है प्रस्तावना तक भी है, इससे आगे आप नहीं संशोधन कर सकते। ठीक, बहुत अच्छी बात। इसके बाद पंथ निरपेक्ष और समाजवाद में क्या क्या अंतर है, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पंथ निरपेक्ष और समाजवाद में अंतर क्या है। अंतर सबसे पहले पंथ निरपेक्ष जानेंगे। राज्य ना तो किसी विशेष धर्म का समर्थन करता है और ना ही अंतकरण की स्वतंत्रता का वो करता है, और ना ही नागरिकों द्वारा किसी धर्म विशेष के मामले में आचरण करने, प्रचार करने को दंडित करेगा। इसके बाद आगे और क्या है प्रस्तावना में कि राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता, ये सबको पता होना चाहिए। फिर एक मामला आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस मामले में ने कहा कि SR मुंबई बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल ढांचे का हिस्सा है, प्रस्तावना जो है वो मूल ढांचे का हिस्सा है, और उस संविधान संशोधन करने की जो शक्ति संसद को दी गई है वो सिर्फ केवल प्रस्तावना तक ही सीमित है, इसके बाद आगे नहीं। ये बात तो क्लियर हो गई होगी आपके दिमाग में। अब हम बात करेंगे समाजवाद। अब समाजवाद क्या है? समाजवाद क्या है बेटा कि समाजवाद यह एक कल्याणकारी राज्य अवसर की समानता सुनिश्चित करने के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं भारत में समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल पर अपनाया गया या आधारित है। वहीं भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा विकसित हुई। इसका मानना है कि जो राज्य है वो राज्य पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों के शोषण का साधन नहीं है, बल्कि राज्य सामाजिक कल्याण का एक साधन है। ठीक है, ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं प्रस्तावना और इसमें संशोधन की बात हम करते हैं। सबसे पहली बात ये हम करते हैं कि जो है प्रस्तावना संविधान की दर्शन की एक झलक है। ये मूलतः भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित करने को संकल्प देता है। ये कोई एक विशेष अधिकार प्रदान नहीं करती। आपको बता दें, न्यायालयों में प्रवृत्ति नहीं है, लोगों में निहित शक्ति का ये प्रतीक है। बेरुबारी मामला 1960 में आया। इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। केशवानंद भारती बनाम 1973 प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। ये भी बात सही है। फिर एक बात आपको बता दें कि LIC इंडिया मामला 1995 का है। कोर्ट ने फिर से कहा कि संविधान का हिस्सा है प्रस्तावना। बिल्कुल क्लियर। तो इस प्रकार का जो टॉपिक था हमारा वो पूरी तरीके से क्लियर होता है। समाजवाद और इसके बाद प्रस्तावना, ये दो समाजवादी और प्रस्तावना के दो शब्द जोड़े गए थे, तो उन्हीं के बारे में सारी जो टिप्पणी थी वो सारी क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संपत्ति का अधिकार। बहुत बार पेपर में आता रहता है संपत्ति का अधिकार, और देखते हैं संपत्ति का अधिकार क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संपत्ति के अधिकार को, और संपत्ति के अधिकार चर्चा में क्यों बना। आपको पता है कि प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसमें राज्य में निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने की शक्ति को सीमित किया गया कि राज्यों के पास बहुत शक्ति हो गई है किसी की निजी स्वामित्व वाली जो जमीन है उसको अधिग्रहण करने की, तो इसमें इसका दायरा सुनिश्चित किया गया। अब हम बात करेंगे इसके इतिहास की। क्या है संपत्ति के जो है संपत्ति के अधिकार का इतिहास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास की। तो आपको पता है अनुच्छेद 19 का जो फर्स्ट है उसका जो पोर्शन है वो F है। 31 अनुच्छेद 31 के तहत मूल अधिकारों के रूप में संरक्षित रखा गया था शुरुआत में।
इसमें 25वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा एक शब्द जोड़ा गया, अनुच्छेद 31C को शामिल किया गया। आपको बता दें अनुच्छेद 31C ने उन कानूनों को संरक्षण जो है प्रदान किया जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व विशेष रूप से 39B और 39C को अमल करने के लिए बनाए गए थे। इसके बाद आगे हम आप बात करेंगे जो 44वां संविधान संशोधन इसके लिए लाया गया और 1978 में। तो आपको बता दिए संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसको मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 के अंतर्गत एक जो है संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार, हिंदी में बहुत सारे शब्द आ जाते हैं इसलिए बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम इसी में आपको बता दें कि हालिया के जो निर्णय थे, जो हाल में निर्णय लिए गए थे वो कौन कौन से थे। हाल के निर्णय में सबसे पहले इम्पोर्टेंस बात यह है कि अनुच्छेद 39B के तहत स्वतः समुदाय के भौतिक संसाधन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता सभी निजी स्वामित्व वालों को। अगला है कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 का एक हिस्सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। राज्य को निजी संपत्ति के अधिग्रहण करने की विधायी शक्ति प्रदान नहीं करता। ठीक है, इसके बाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भूमि अधिग्रहण करने के लिए संप्रभु शक्ति जो है एमिनेंट डोमेन जो है वो 7वीं अनुसूची में सूची 3 के 42 से प्राप्त है। इसके बाद अब एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत को समझिएगा। एमिनेंट द डोमेन का सिद्धांत क्या है? ये एक कानूनी सिद्धांत है और इस कानूनी सिद्धांत का मतलब होता है जो सरकारों को निजी संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग करने के लिए केवल अधिकृत करने की अनुमति देता है और ये सिद्धांत सीधा सीधा समाज के कल्याण और संपत्ति के अधिकारों के बीच एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक है ना, ये एक प्रकार का सिद्धांत है। अब हम चलते हैं अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आपको पता है कि सिविल सेवा प्रतियोगिता में पीसीएस सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चर्चा में क्या है कि चर्चा में है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का है वो पुनर्गठन किया गया है, रीऑर्गेनाइजेशन किया गया है। इसके बाद आपको बता दें ये जो केंद्र होते हैं और जो राज्य की सरकारें होते हैं वो एक दूसरे के साथ समन्वय और सहयोग प्रदान करने की कोशिश करते हैं। स्थापना जो है वो सरकारी आयोग की सिफारिश पर की गई थी, आपको मैं बता दूं। इसके बाद आगे क्या है कि जो राष्ट्रपति होता है वो आदेश के माध्यम से 1990 में इसे स्थापित किया गया था। एक तो सबसे पहले याद रखना है और अनुच्छेद 263 के तहत की गई थी। संरचना में क्या है कि इस जो संरचना पूरी अंतर्राज्यीय परिषद की बनती है उसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सदस्यों की अगर बात करते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ हमारी विधानसभाएं होती हैं, और कैबिनेट प्रशासक होते हैं और कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री होते हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं। ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं। इसके बाद आपको बता दें अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बहुत चर्चा का विषय रहा है, इसको बारे में जरूर समझेंगे। अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आपको पता है पहले एंग्लो इंडियन कॉलेज के हिसाब से पहले एक स्कूल की स्थापना हुई थी, धीरे धीरे मदरसा स्कूल के रूप में, फिर धीरे धीरे ये परिवर्तित होकर केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। चर्चा में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एमएयू के अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा इसे हम जो है अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दे सकते, इस फैसलों को पलट दिया इन्होंने। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों के बीच ने 4 बहुमत से एस जजीज बासा बनाम भारत संघ, याद कर लीजिए वाद है, 1967 ने अपने फैसलों को फिर से उलट दिया। इसके बाद तो 2006 में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे रद्द किया था। मतलब शुरुआत में तो ये दे दिया गया था, 1967 का मामला आया, फिर 1981 का मामला आया, उसमें तो दे दिया गया कि अल्पसंख्यक दर्जे का, मगर बाद में उलट करके 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको सीधा खारिज कर दिया। अब जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मामला 2019 में पहुंचा और इसके बाद चलता रहा ये मामला, और मामले आते थे ये 2024 में ये मामले को समाप्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि अल्पसंख्यक का दर्जा हाई नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे क्या है हम देखते हैं। सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा करते हैं, क्यों किया गया है कि जो एमयू संविधान के अनुच्छेद 30 फर्स्ट के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का दावा नहीं कर सकता, इसे अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि इसे हमने अधिनियम के तहत इसको स्थापित किया है, कोई ये एक वो नहीं था
इसे एक्ट लाया गया, अधिनियम 1920 में एक एक्ट आया जिसके माध्यम से इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया गया और केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसके बाद आगे क्या है कि इसमें संवैधानिक प्रावधानों को भी हम नज़र करेंगे। संवैधानिक प्रावधान में क्या क्या शब्द डाले गए। आपको पता है कि अनुच्छेद 30 फर्स्ट जो है भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं उनके प्रशासन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। बाकी आगे जो बात अल्पसंख्यक के लिए आई है तो ये संस्थान को दर्जा देने के लिए नहीं है। इसमें एक नोट दिया गया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग जो है NCME जो है अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 30 फर्स्ट में निहित अल्पसंख्यकों को शैक्षिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। तो ये भी क्लियर है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय के बिंदु आए, उसने क्या कहा, साफ साफ मना किया। संविधान के लागू होने से पहले अल्पसंख्यक जो है नहीं थे, ये भी बिल्कुल सही बात उन्होंने रखी। स्वतंत्रता से पहले स्थापित संस्थाओं के लिए अनुच्छेद 30 फर्स्ट के तहत संरक्षण के हकदार हैं। ठीक है। अब भाई सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट पूरी इसकी जो है रिपोर्ट सौंपी जाएगी, फिर इसकी पूरी जांच करेगी। तो उसने जो जांचे में पाई, जो उन्होंने चीज़ें समझी, उन्होंने सीधे निर्णय दिया। अब आगे क्या होता है इसके बारे में। तो इस प्रकार की आज की जो क्लास थी वो बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी और हमने आज जो है नवंबर माह को कवर किया है। जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित क्वेश्चंस थे हमारे 2024 में। तो अब आगे हम अगले मंथ में दिसंबर मंथ को बहुत जल्दी ही लेकर आएंगे आपके समक्ष। चलते हैं आज की क्लास को बस यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।